इनसे मिलिए कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े इसरो के वैज्ञानिक श्री आर आदित्य से दीपक हटवार की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। 23 अगस्त 2023 का वो दिन कौन भूल सकता है जब हमारे एक ऐसे प्रयास को सफलता मिली थी जो दुनिया के तमाम देशों के लिए आज भी एक ख्वाब बना हुआ है, और उस ख्वाब को साकार करने वाले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के उन वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत रंग लाई, और जब पूरे देशवासियों को इसरो के सभी वैज्ञानिकों पर बहुत गर्व हुआ कि उनके प्रयासों से हमने चंद्रमा एक सफलता हासिल की। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर लैंडिंग की सफलता की इस कहानी के साथ अनेक नाम जुड़े हुए हैं, और उन्हीं नामों में एक नाम है आर आदित्य जी का। और ये नाम हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे रायपुर शहर के लिए बहुत ही गौरव का नाम है, क्योंकि आर आदित्य हमारे रायपुर के ही युवा हैं जो इस वक्त इसरो में कार्यरत हैं, और चंद्रयान-3 का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है लैंडिंग करने वाला विक्रम, उसकी लैंडिंग से जुड़े बहुत सारे प्रयासों से और उन प्रयासों से मिली सफलता से आर आदित्य जुड़े हुए हैं। तो आज आर आदित्य जी आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारे हैं। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल हमारे जहन में यही आ रहा है कि जिस वक्त हमारे चंद्रयान-3 की सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के ऊपर हुई, उस वक्त ये जानकर सबसे पहले आपको कैसा लगा? चंद्रयान-3 का जो सफ़र है वो चंद्रयान-2 के हार्ड लैंडिंग के बाद से चालू हुआ। तो चंद्रयान-2 2019 में अटेम्प्ट किए थे एक सॉफ्ट लैंडिंग का, जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके बाद हमारी टीम ने जो है 4 साल बहुत मेहनत की ताकि जो भी चीज़ें हमें सीखने को मिली उस फेलियर से, उसको हम करेक्ट कर सकें। और ये जो 4 साल है, ये मैं ही नहीं, पूरी टीम को जो है हर एक क्षण याद है कि कहाँ कहाँ पे हमने कितनी मेहनत की है, कहाँ पे क्या चीज़ें सही करी है, ये की है। तो जब पहली बार जब चंद्रयान-3 से जो है हम लोगों को सिग्नल मिला कि उसने जो है चंद्रमा के सरफेस पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है, सिग्नल आया है, तो जितने भी इमोशंस थे अंदर के, आपके ये वो 4 साल की मेहनत के बाद जो है जो भी इमोशंस है, खुशी के आंसू, अंदर से चिल्लाना और जो भी है सब चीज़ एक साथ बाहर आए। सारे के सारे जितने भी वहाँ पे थे, कुछ सीनियर्स कुछ जूनियर, कुछ फ़र्क नहीं था कि कौन सीनियर है कि कौन जूनियर है, सब आपस में ही इतने ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। ऐसा माहौल शायद ही हम लोगों ने पहले कभी देखा हो। और ये माहौल जो था वो एक दर्शाता है कि ये जो है एक 4 साल की कड़ी परिश्रम के बाद मिला है, और ये तभी आपको देखने को मिलता है जब अंदर से आपको पता रहता है कि हाँ, आपने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत आज के दिन रंग लाई है। इसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। आदित्य जी, आपकी सफलता की कहानी के इन पन्नों को हम आगे पलटें, उससे पहले हम जरा पीछे जाना चाहते हैं। अब वो आर आदित्य जो चंद्रयान-3 की सफलता का एक हिस्सा बन चुके हैं, उस आदित्य यानी जिसे सूर्य भी कहा जाता है, उस आदित्य का उदय तो रायपुर से ही हुआ है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है और आपने ग्रेजुएशन किस में किया है?
रायपुर में मैं अलग अलग स्कूलों में पढ़ा था। मैं 5th क्लास तक श्री बालाजी विद्या मंदिर से पढ़ाई की। उसके बाद 8th क्लास तक संत ज्ञानेश्वर स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने 9th और 10th महर्षि विद्या मंदिर से पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने IIT JEE की तैयारी के लिए विशाखापट्टनम में जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पे एज अ हॉस्टल वहाँ पे जाके पढ़ाई करना चालू किया। और जब IIT का एग्ज़ाम दिया मैंने, उसके बाद IIT में रैंक लगी, सिलेक्शन हुआ, पर जो मेरी जो इच्छा की जो ब्रांच था मैकेनिकल, वो वहाँ पे नहीं मिल रहा था। और उसी टाइम पे पता चला कि इसरो द्वारा कॉलेज ओपन किया गया हुआ है जो स्पेस में स्पेशलाइजेशन कराता है। उसी दौरान ये भी पता चला कि इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया है। तो ये सब चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि ये कॉलेज जाना चाहिए, जो त्रिवेंद्रम केरला में 2007 में खुला था। तो ये किस सन की बात है? ये 2008 की बात है। हम लोग दूसरे बैच थे उस कॉलेज के। सन 2008 में आपके सामने और भी विकल्प थे, लेकिन आपने इसरो को ही चुना, तो कोई खास कारण था? जी, पहला कारण तो ये था कि स्पेस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको बहुत नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है। और इंडिया में सिर्फ केवल इसरो है जो ये सब चीज़ें करता है। और प्रायः उसी टाइम पे चंद्रयान 1 की सक्सेस हुई थी 2008 में, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था पूरे देश में कि इसरो जो है और भारत जो है चंद्रमा तक पहुंच गया है करके। तो इसके आगे के किस्सों में जुड़ने की एक अलग से चाहत थी अंदर, तो जिसके कारण लगा कि हाँ, यहाँ पे ये कॉलेज जा सकते हैं। जिसके बाद इसरो में जाने का जो एक द्वार है वो अपने में ही खुल जाएगा। एक बात कही जाती है ना कि जब विद्यार्थी बाल्यकाल में स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है तो उस वक्त भी उसके जहन में कुछ सपने पल रहे होते हैं। तो क्या जिस वक्त आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे उस समय भी आपको सूरज, चंद्रमा, तारे ये सब दिखते थे क्या? उस टाइम तो सबसे पहला लक्ष्य ये रहता था कि एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ाई करना है, जितने भी जो कॉन्सेप्ट है साइंस के उनको अच्छे से समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ही अच्छी जगह पे आपको कॉलेज में एंट्री मिलेगा, वैसे कॉलेजेस में वो मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इन सब चीज़ों में रहता था। लेकिन हाँ, जो स्पेस से रिलेटेड जो मूवीज़ आती थी उन सबको देख के हमेशा एक अंदर पे एक एक्साइटमेंट रहता था कि हाँ, ऐसा कुछ करना चाहिए, ये कुछ अलग है, इन सब चीज़ों में कुछ एक अलग अनुभव मिलेगा करके। तो आपके अभिभावकों की ओर से भी आपको कोई सलाह मिलती रही होगी? मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिला। भले ही उस टाइम लगता था कि ये जो सपना या जो मैं सोच रहा हूँ वो बहुत ही दूरदर्शी है, पर मुझे हर समय अपने पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिला। जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया केरल के महाविद्यालय से, तो उसके बाद में फिर आगे आपके लिए कौन सा अवसर आपको दिखाई दे रहा था? केरल से जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद मैंने इसरो का एक सैटेलाइट सेंटर है जो कि अब UR राव सैटेलाइट सेंटर नाम से जाना जाता है बेंगलोर में, जहाँ प्रायः सारे सैटेलाइट्स और लैंडिंग मिशंस का जो निर्माण होता है सब वहीं पे ही होता है। तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे ऐसा था कि इसरो एक मार्स ऑर्बिटर मिशन भेज रहा है, तो अंदर ही अंदर से एक चाह थी कि मैं उसका हिस्सा बनूं। भले ही मैं कितना जूनियर क्यों ना हूं, पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जिस जगह पे मैं जाना चाहता था उसी जगह पे मेरा सिलेक्शन हुआ और वही मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तो जहाँ से मेरे को और ज़्यादा प्रेरणा मिली कि नहीं, अभी आगे और सीखना है और चीज़ें बाकी हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके इसरो में जो भी प्रोजेक्ट है, मार्स प्रोजेक्ट के बाद चंद्रयान 2, फिर चंद्रयान 3, तो ऐसे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आते गए। मार्स का आपने जिक्र किया, तो मार्स में किस किस तरह की अचीवमेंट हमें मिली वहां पर काम करते हुए? पहले तो ये था कि यहाँ से अर्थ से आपको मार्स की ओर जो जाना है, जिसको ट्रेजेक्टरी डिज़ाइन बोलते हैं, वो एक अपने में ही एक नया चुनौती था।
इसरो ने जो है उसको स्थापित किया। और सबसे जो बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि अब सैटेलाइट जो है बहुत दूर है, वहाँ से सिग्नल आने में और ग्राउंड से कमांड भेजने में जो डिले बोलते हैं वो लगभग 20 मिनट का है। इसका मतलब आपको जब तक कि सिग्नल मिला तब तक कि वो ऑलरेडी घटना हो चुकी है। तो इन सब के अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ों को ऑटोनॉमस डिज़ाइन करने की आवश्यकता थी, ताकि ऐसा ना हो कि आपको जो सिग्नल मिल रहा है और जब तक कि आप उस चीज़ पे देख के रिएक्ट करें तब तक कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तो वहाँ से पूरी ऑटोनॉमी चालू हुई हमारे सिस्टम्स में। अब हम आते हैं चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट पर। जब हमारा चंद्रयान 2 लैंडिंग में विफल हुआ तो उसके बाद एक बात कही जाती है ना कि हमारी विफलता ही सफलता के नए रास्ते खोलती है। तो उस वक्त भी आप इसरो में ही थे जी। तो चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग की विफलता के बाद इसरो ने फिर किस तरह से चंद्रयान 3 की तैयारी की? जब चंद्रयान 2 4 साल पहले जब हम सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाए थे, हार्ड लैंडिंग हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी मेहनत लगी थी। मैं भी उस टीम का पार्ट था। हमारी टीम बहुत ज़्यादा निराश थी। इतनी मेहनत की गई और इतना बड़ा जो सपना था, जस्ट 2 किलोमीटर पहले ही हमने सिग्नल जो लूज़ कर दिया। उसके बाद ये था कि जो हमारा जो इसरो है वो कभी इतनी जल्दी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। बहुत अच्छी कमिटीज़ बैठाई गई, काफ़ी सीनियर लोग आए जिन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए। जो पूरा जो डेटा जो था उन सब पूरे डेटा को बहुत बारीकी से एनालिसिस किया गया, फाइंड आउट करने की कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी और कहाँ कहाँ जो है हम इम्प्रूव कर सकते थे। तो ये एक मैराथन हुई मीटिंग की जो ऑलमोस्ट 20-25 दिन चली, जिसमें जो है काफ़ी कुछ सीनियर्स से जो है बहुत कुछ सजेशंस मिले कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। उसके बाद जो सजेशंस थे उन सजेशंस के ऊपर पूरी टीम ने काम करना चालू किया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आया। कोविड में जो स्पीड थी काम करने की वो जाहिर सी बात है कम हो गई, क्योंकि फिजिकल मोड ऑफ वर्किंग कम हो गया। पर इन सब के बावजूद भी जो है लोग अपने में ही मोटिवेटेड थे चीज़ों को पुश करने के लिए। जहाँ जहाँ पे हम लोगों को और प्रॉब्लम पता चलती गई, हमेशा सीनियर्स का सपोर्ट था कि इन सब चीज़ों को ऐसे सॉल्व करना, इन सब चीज़ों को ऐसे सॉल्व करना है। क्योंकि ये सब जो लैंडिंग चीज़ें हैं वो आपको कोई टेक्स्ट बुक या फिर ऐसे पे नहीं मिलेगी। ये आपको जो है खुद से फेल होके ही सीखना है, ना ही आपको कोई बताएगा कि कैसे क्या करना है। तो ये जो जितने भी जो डिस्कशन होते थे सीनियर्स के साथ, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखते थे हर एक सक्सेस के लिए। जो भी सजेशन मिलता था कि इन सब सजेशंस को ऐसे करना है, ये करना है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे, पर एट द एंड ऑफ द डे सबका एक ही मोटिव था कि हमें सक्सेसफुल लैंड करना है। तो ये जो 4 साल की जो जर्नी थी, 4 साल का जो स्ट्रगल था, 4 साल जो है जितने भी हमें सीनियर से बहुत जो सपोर्ट मिला है, उसी का ही नतीजा है कि आज हम बिना कोई ज़्यादा ग्लिच के एक नॉर्मल लैंडिंग करें। आदित्य जी, किसी भी कार्य की सफलता के पीछे बहुत सारे प्रयत्न होते हैं, बहुत सारे अभ्यास होते हैं, तब कहीं जाकर वो एक सफलता मिलती है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो चंद्रयान 3 के लैंडर का चंद्रमा के ऊपर बहुत आसानी से लैंडिंग करवाना। तो ये जो विक्रम लैंडर की जो लैंडिंग थी, इसके लिए जो तैयारियां चली, उसमें किस किस तरह की प्रैक्टिस की गई थी? तो ये जो लैंडिंग का जो सीक्वेंस है, क्योंकि हम जो है लैंडिंग जो करते हैं, हम चंद्रमा की सतह से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहते हैं। जब हमारी गति लगभग 7000 किलोमीटर पर आवर की रहती है, वहाँ से हमको ये स्पीड को रिड्यूस करना रहता है। तो जो रिड्यूस करने का जो तरीका है उसे बोलते हैं रेट्रो प्रपल्शन। मतलब हम स्पीड, जो गति की जो दिशा है उसके ऑपोजिट में हम इंजन्स फायर करते हैं और डी एक्सेलरेट करते हैं। तो जैसे जैसे डी एक्सेलरेशन होता है वैसे वैसे ग्रेविटी जो है वो जो है
मॉड्यूल को अपने तरफ पुल करती है, और इसी दौरान जो है हम जो है 30 किलोमीटर से धीरे धीरे सरफेस की तरफ आते हैं। और साथ ही साथ तो ये जो पूरा जो ड्यूरेशन है ये रहता है 19 मिनट का। अब ये जो एग्जैक्ट जो पूरा बोलते हैं पैरामीटर्स बोलते हैं कि हम कितनी ऊंचाई से कितनी गति से आ रहे हैं और किस डायरेक्शन में कितनी मैग्नीट्यूड में फायरिंग कर रहे हैं, ये सब हम पृथ्वी पे वैसे टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो मून की जो ग्रेविटी है वो 6 गुना कम है अर्थ की ग्रेविटी से। और जो आपको 30 किलोमीटर पे जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा यहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट है, मून में एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये सब चीज़ें क्रिएट करना मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं डिजिटल सिमुलेशन में। तो सिमुलेशन जो है एक तरीके का एक वर्चुअल मोड है जिसमें आप कंप्यूटर पे सारे मॉडल्स बनाते हैं, मून ग्रेविटी का मॉडल, लैंडर का मॉडल, इंजन्स का मॉडल, जितने सेंसर्स हो रहे हैं उनका मॉडल, किस सरफेस के ऊपर से जा रहे हैं इन सब का मॉडल, और ये सब मैथमेटिकल इक्वेशंस बना के जो हमारा जो लैंडिंग सीक्वेंस है, ये जो लैंडिंग सीक्वेंस है ये एक ऑटोनॉमस सीक्वेंस है। 19 मिनट लगते हैं उसको 30 किलोमीटर से लेके सतह तक आने में, और ये जो जितनी भी जो प्रोसेस है ये सब एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑन बोर्ड जो लैंडर में कंप्यूटर है वो एग्जीक्यूट करता है। तो अब इन सब प्रोसेस को जो कैसा ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाना है, अब वो कैसे पता चलेगा आपको कि हमको कितने क्या लेवल ऑफ ऑटोमेशन चाहिए। तो जब तक कि आप ये सिमुलेशन करेंगे और इस सिमुलेशन से जो आउटपुट आएगा वो एक तरीके का फीडबैक रहता है कि हमको क्या क्या फीचर्स इंक्लूड करने हैं। जैसे हमने सिमुलेट किया कि 30 किलोमीटर से आए, जो ऐसा एक पर्टिकुलर वे में आए, अब उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए एक ऑटोनॉमस जो कंप्यूटर है उसमें एक हमने पाथ बताया कि अगर ऐसा हुआ तो हमको ऐसे करना है, अगर ये सेंसर फेल हुआ तो हमको ये सेंसर यूज़ करना है, अगर दोनों सेंसर फेल हुए तो क्या करना है, अगर इंजन से हमको जितना थ्रस्ट चाहिए और जितना हमको ब्रेकिंग चाहिए उतना ब्रेकिंग नहीं मिला तो क्या करना है। तो ये सब चीज़ें जो है सिमुलेशन से ओवर अ टाइम इवॉल्व होती हैं कि जितना ज़्यादा आप सिमुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा। तो ये जो पूरा जो लैंडिंग सीक्वेंस है ये पूरा रिलाय करता है आपके एक डिजिटल सिमुलेशन में कि आप कितने अच्छे से ये सब चीज़ों को एक मैथमेटिकल वे में मॉडल कर रहे हो और सिमुलेट कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लैंडिंग डिपेंड करती है, क्योंकि आप अर्थ में जो है सेम कंडीशन आप क्रिएट नहीं कर पाते हो। तो ये सब चीज़ें आप कंप्यूटर में जो है इक्वेशंस डाल के उन सब सिस्टमों को करके रिलाय करते हो कि हाँ अब ये जो सिमुलेशन जो बता रहा है वो एक रियलिटी में वैसा हो सकता है। अब अगर ये कंडीशन में सिमुलेशन बोल रहा है कि ऐसे में फेल होगा तो हमको इन सब चीज़ों को ओवरकम करना है कि नहीं ये सब कंडीशंस को कैसे हैंडल करना है। तो ये सब एक टाइप का एक फीचर्स जो बनते जाता है ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर में। आदित्य जी, इतनी सारी बातों के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये जुड़ी हुई है कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं चंद्रमा के ऊपर, वो हमारी धरती से कितने लाख किलोमीटर दूर है और उसको हम धरती से किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से संचालित कर रहे हैं, ये तो अपने आप में एक चमत्कार की तरह है। तो ये जो सिस्टम है ये पूरा एक ऑटोनॉमस सिस्टम है और इनको जो कमांडिंग भेजा जाता है वो डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू दिया जाता है। तो इंडिया का जो डीप स्पेस नेटवर्क है वो बायलालू कर्नाटका में है, जो कि एक 32 मीटर का एक एंटीना है जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है और लैंडर से कम्युनिकेट करता है। तो जितनी भी कमांडिंग है, जो भी उसके पैरामीटर है, हेल्थ पैरामीटर जिनको बोलते हैं, ये सब पैरामीटर हम इन सब डीप स्पेस नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और जो कि हमको ग्राउंड में बैठे जो मिशन कंट्रोल सेंटर है वहाँ पे हमको ये लगातार ये सब डेटा मिलते रहता है और इन डेटा पे देख के हम इवैल्यूएट करते रहते हैं कि जिस सिस्टम को हमने पृथ्वी में टेस्ट किया था वो सिस्टम वहाँ कैसे बिहेव कर रहा है। और इन सब बिहेवियर के ऊपर अगर कुछ चीज़ें चेंज करनी है या कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी है तो वो हम लोग अपलिंक करते रहते हैं। तो ये जो 40 दिन का जो सफ़र रहता है हमारे अर्थ से लेके मून तक का, लैंडिंग के जस्ट बिफोर तक का, तो ये सब हम लोग सब सिस्टम कैलिब्रेट करते हैं
कि सिस्टम का जो है जैसे टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, उस टेम्परेचर वेरिएशन से सिस्टम का परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो रहा है, जो चीज़ हमने सोची थी वैसी है या नहीं है तो उसको कैसे ठीक करनी है तो और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पूरे 40 दिन के सफ़र में होती है। और जस्ट लैंडिंग के बिफोर हम सब के सब सेट जितनी भी चीज़ हम कर सकते हैं वैसे करते हैं। और ये जो 19 मिनट का जो टाइम है जब वो उतरना चालू करता है, तब जो पैरामीटर जो आते हैं उनको देख के रिएक्ट करना मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए। तो उस टाइम पे हमारा जस्ट रहता है कि आप बैठ के बस देखिए कि क्या हो रहा है, जितनी भी चीज़ें हमने ऑटोनॉमसली बनाई हैं सब चीज़ प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो 19 मिनट है ये बड़े ही दिल दहलाने वाले समय है जिसमें आपको बस बैठ के देखना रहता है कि जो चीज़ हो रही है, क्योंकि आपका उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है, आप बस देख सकते हैं और बस महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये लैंड कर रहा है, यही हो रहा है। तो ये जो 23 अगस्त 2023 की शाम का जो वक्त था और ये जो 19 मिनट वाला जो टाइम था जिसमें हमारे लैंडर को वहाँ लैंड करना था, गाइडेंस एंड कंट्रोल। तो अगर आपको एक सामान्य शब्द में समझाया जाए तो ये आपके एक गूगल मैप्स की तरह काम करता है। जैसे आपको रायपुर से दुर्ग जाना है तो आप पहले गूगल मैप ओपन करेंगे तो पहले आपको खुद का लोकेशन बताएगा। तो वो जो खुद का लोकेशन जो बताता है उसे बोलते हैं हम नेविगेशन, जो आपको बताएगा कि रायपुर के किस कोने में आप हैं। तो वैसे ही चंद्रमा पे जो हम नेविगेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं मून नेविगेशन, जिसमें आप चंद्रमा की जो सेंटर है वहाँ से हम बताते हैं कि आप किस लोकेशन में हैं। दूसरा है गाइडेंस। जब आप डालते हैं कि मुझे रायपुर से दुर्ग जाना है तो गूगल मैप अपने आप एक रास्ता जनरेट करके देता है। तो गाइडेंस का काम यहाँ पे वही है कि हम बोलते हैं कि हमको 30 किलोमीटर से 800 मीटर तक जाना है ये वेलोसिटी में। तो गाइडेंस एक अपने आप एक पाथ जनरेट कर देता है कि कैसे जाना है। और तीसरा है कंट्रोल सिस्टम। आप कितने अच्छे से वो पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं कंट्रोल सिस्टम। अगर आपने एक गली मिस कर दी तो तुरंत गूगल मैप आपको एक अल्टरनेट रूट बता देता है। तो सेम काम ये गाइडेंस और कंट्रोल का है। अगर कंट्रोल ठीक से रास्ता फॉलो कर रहा है तो आपका रास्ता कुछ चेंज नहीं होगा, अगर कंट्रोल हल्का सा चेंज हो रहा है तो आपको एक नया रास्ता मिल जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे इन तीनों चीज़ों को आपस में साथ में काम करना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली उस पॉइंट पे पहुंच पाए। तो ये चीज़ हमारी टीम जो है वो चंद्रयान 3 के लिए 30 किलोमीटर से लेके जो टचडाउन है वहां तक के डिसाइड की थी। विक्रम लैंडर की लैंडिंग के बाद हमारे प्रज्ञान रोवर बड़े प्यार से उसके भीतर से निकले, चंद्रमा की सतह पर उन्होंने भी पहला कदम रखा, फिर इधर उधर चहलकदमी उन्होंने की। तो अब तक जो जानकारियां मिली हैं चंद्रमा के बारे में, वो कौन कौन सी नई चीज़ें सामने आई हैं? वहाँ पे जैसा आपको इसरो की वेबसाइट में पता चला होगा कि सल्फर जो था वो पहली बार जो है यहाँ से डिटेक्ट हुआ। और ऐसे कई सारे जो कंपाउंड्स हैं जो वहाँ पे जो हमने एक्सपेक्ट किए थे वो सब वहाँ पे मिले हैं। हमारा प्रज्ञान अभी स्लीप मोड में है, तो आगे जब वो स्लीप मोड समाप्त होगा तो उसके बाद उससे क्या उम्मीदें की जाती हैं? ये जो लूनर नाइट बोलते हैं जी, जैसे हमारे यहाँ पे एक दिन जो है 24 घंटे होते हैं, वहाँ वैसे 28 दिन के जितना एक जो लूनर डे होता है वो होता है, जिसमें 14 दिन सनलाइट रहती है और 14 दिन सनलाइट नहीं रहती है। तो जब सनलाइट वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे पावर जनरेशन का कोई माध्यम नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो जाते हैं, ऑलमोस्ट -150 डिग्री -200 डिग्री सेंटीग्रेड जितने। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टेस्ट किए गए हैं जो काम कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड हैं। सब उम्मीद के ऊपर है कि अभी जब 22 सितंबर को जब वो एक वापस से वहाँ पे दिन होगा तो एक उम्मीद है कि वो स्लीप मोड से आ जाए बाहर वापस। तो इन सब की बस उम्मीद पे है सब। जी आदित्य जी, चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक चांद पर उतरने के बाद
आगे इसरो का और आपका क्या ख्वाब है? अभी तक तो ऐसा कुछ ऑफिशियली ऐसा है नहीं, कुछ ऑफिशियली आते ही आपको पता चल जाएगा। जी। और अभी जो सूर्य के शोध के लिए जो एक अभियान चलाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो है, जो L1 मिशन है, जी। तो ये जो सैटेलाइट जो है आदित्य L1, इसे हम L1 पॉइंट पे भेज रहे हैं। तो जो L1 पॉइंट है उसको बोलते हैं लैग्रांजियन पॉइंट। तो ये पॉइंट की क्या खासियत है कि इस पॉइंट पे जो हमारा जो सन और जो अर्थ है, दोनों की ग्रेविटी जो है इस पॉइंट पे एग्जैक्टली कैंसिल करती है। तो इस पॉइंट पे अगर आप अपने सैटेलाइट को रखे हैं तो एक साइड ऑफ सैटेलाइट कंटिन्यूसली सन को देख सकता है और दूसरा साइड ऑफ सैटेलाइट कंटिन्यूसली अर्थ के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये जो सूर्य की जितनी भी गतिविधियां होती है, जो भी कोरोना डिस्चार्ज है, इन सब को कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए ये सब मिशन है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्केल पे एक सोहो मिशन था, जिससे जो है काफ़ी कुछ पता चला हमें सूर्य के बारे में, वैसी उम्मीद है कि यहाँ से भी हमें बहुत कुछ पता चले। एक व्यक्ति का भी एक सपना होता है, एक व्यक्ति की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। तो हमारे स्पेस को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर आपके मन में भी ऐसी कोई ख्वाहिश होगी, कोई सपना होगा जो आपने देखा होगा कि काश ऐसा हो जाए? देखिए, एक स्टेटमेंट है, स्पेस इज नॉट लिमिटेड। आप जितनी बार सोचो और वो हो जाए तो नई नई ख्वाहिशें और आती रहती हैं। मार्स के टाइम पे था कि हाँ, हमें चंद्रयान पे लैंड कराना है, अभी जैसे लैंड हो गया। अभी ऐसे ऐसे और भी चीज़ें हैं, और भी है, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है। तो आपकी सोच कभी एंड नहीं होगी। आप जब सोचेंगे वो हो जाएगी, आपको तुरंत का तुरंत दूसरी जगह पे सोचना पड़ेगा। तो आदित्य जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप यूं ही समर्पित होकर इसरो के विभिन्न अभियानों का हिस्सा बने रहें और इसरो के जितने भी प्रयास भविष्य में होते रहें, उन सभी प्रयासों में इसरो को सफलता मिले और सफलता की उस कहानी के साथ आपका नाम पाकर हम भी गौरवान्वित महसूस करते रहेंगे। तो इस मुलाकात के माध्यम से अपने अनुभवों को हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाया। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।